हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। इकोनॉमिक्स का आज पहला क्लास शुरू होने जा रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो शुरू कर दे। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं वैश्विक संसाधनों, पैसे और हमारी मेहनत के उस बुनियादी ढांचे के बारे में जिस पर पूरी दुनिया टिकी है। सोचिए, हमारी अर्थव्यवस्था एक जीती जागती मशीन या एक शरीर की तरह है जिसके बहुत सारे हिस्से आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, और आज इसे बिल्कुल शुरुआत से समझना बेहद रोमांचक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पूरी व्यवस्था की गहराइयों में जाने से पहले हमें एक नाम जरूर जानना चाहिए, एडम स्मिथ। इन्हें यूं ही आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स नहीं कहा जाता। हमारी आज की पूरी आर्थिक संरचना की जो नींव है वो दरअसल इन्हीं के दिए गए बुनियादी विचारों पर टिकी है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम बिल्कुल बेसिक लेवल यानी व्यक्तिगत व्यवहार से शुरू करेंगे और फिर एक जूम आउट अप्रोच अपनाते हुए दायरा बढ़ाते बढ़ाते पूरी दुनिया के आर्थिक संबंधों तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं, माइक्रो और मैक्रो अर्थशास्त्र। यह हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे बुनियादी कोशिकाएं या सेल्स हैं जिनसे सब कुछ बनता है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, अगर आप जंगल में सिर्फ एक अकेले पेड़ को देख रहे हैं, जैसे किसी एक इंसान की इनकम, कंपनी का खर्च या चीज़ों की कीमतें, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ये अर्थव्यवस्था की सबसे छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है। लेकिन जब आप पीछे हटकर पूरे के पूरे जंगल को एक साथ देखते हैं, जैसे देश की कुल जीडीपी कितनी है, बेरोजगारी दर क्या है या महंगाई कितनी बढ़ रही है, तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। है ना, एकदम साफ। अब इन छोटे और बड़े पैमानों से थोड़ा और जूम आउट करते हैं। आखिर इन सभी संसाधनों को कंट्रोल कौन करता है? चलिए समझते हैं आर्थिक प्रणालियों के प्रकार। दुनिया भर में मुख्य रूप से 3 तरह के सिस्टम काम करते हैं और इनमें बहुत गहरा अंतर है। पहला है पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म, जैसे अमेरिका या सिंगापुर में। यहाँ सब कुछ प्राइवेट ओनरशिप में होता है, सरकार का दखल ना के बराबर। दूसरा है समाजवाद या सोशलिज्म, जैसे चीन में, जहाँ संसाधनों पर सीधा सरकार का नियंत्रण होता है। और तीसरा, इन दोनों का एक बेहतरीन मिक्स, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ निजी और सरकारी दोनों सेक्टर एक साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे हमारे भारत और फ्रांस में। और जब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कर ही रहे हैं, तो जॉन मेनार्ड कीन्स का जिक्र आना ही है। ये ब्रिटेन के एक बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री थे। इन्हीं के क्रांतिकारी आइडियाज ने मिक्स्ड इकोनॉमी की नींव रखी थी। और एक दिलचस्प बात बताऊं, इस बेहतरीन सिस्टम को सबसे पहले लागू करने वाला देश फ्रांस था। सिस्टम के बाद अब वापस राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि एक अर्थव्यवस्था के भीतर अलग अलग अंग या सेक्टर्स कैसे काम करते हैं। इसे एक चेन की तरह सोचिए। शुरुआत होती है प्राइमरी सेक्टर से, यानी सीधे जमीन से जुड़ा काम, जैसे खेती या खनन। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर, जहां इन कच्चे मालों से फैक्ट्रियों में सामान बनाया जाता है। इसके बाद टर्शरी या तृतीयक सेक्टर, जो इन सामानों को सेवाओं के जरिए मार्केट तक पहुंचाता है। और फिर धीरे धीरे ये चेन सबसे एडवांस्ड लेवल की बौद्धिक सेवाओं तक पहुंच जाती है। उन टॉप लेवल्स को अगर थोड़ा और करीब से देखें तो आता है चतुर्थक यानी क्वाटरनरी सेक्टर। ये पूरी तरह से नॉलेज और तकनीक पर टिका है, जैसे आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। और सबसे ऊपर है पंचमक यानी क्वीनरी सेक्टर। यहाँ आपको गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स मिलेंगे। जी हाँ, गोल्ड कॉलर मतलब टॉप लेवल के वैज्ञानिक, नीतियों बनाने वाले और बड़े कानूनी सलाहकार, जो पूरे देश की दिशा तय करते हैं। अब हम अपने लेंस को और बड़ा करते हैं और ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं। देखते हैं कि दुनिया भर के देशों को उनके विकास के चरणों के आधार पर कैसे बांटा जाता है। अर्थव्यवस्थाओं को सही से समझने के लिए इस मैट्रिक्स को देखना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा ढांचा है जो हमें साफ साफ बताता है कि विकास का चरण, सरकार की भूमिका और अलग अलग क्षेत्र आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। अगर हम विकास के हिसाब से तुलना करें तो जर्मनी जैसी डेवलप्ड या विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, जहां इनकम बहुत ज़्यादा है और सिस्टम एकदम स्थिर है। फिर आते हैं ब्राज़ील जैसे डेवलपिंग या विकासशील देश, जो तेज़ी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। और फिर है अंडर डेवलप्ड या अविकसित अर्थव्यवस्थाएं, जैसे इथियोपिया, जिन्हें अभी अपने औद्योगिक ढांचे और आय के स्तर पर बहुत काम करना है। विकास के अलावा देश इस बात से भी पहचाने जाते हैं कि उनकी असल ताकत क्या है।
उदाहरण के लिए बांग्लादेश काफी हद तक अपनी खेती यानी प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। वहीं जापान को देखिए, उसकी पहचान उसकी इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग पावर से है। और फिर स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं जो पूरी तरह से अपनी ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन और सर्विस सेक्टर पर टिके हुए हैं। और अब हमारा फाइनल जूम आउट, वैश्विक अंतर संबंध। ये सारे अलग अलग देश इस पूरी दुनिया नाम के इकोसिस्टम में एक साथ कैसे जुड़ते हैं? देखिए, वैश्विक स्तर पर मुख्य रूप से दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं काम करती हैं। एक तरफ है ओपन इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था, जैसे सिंगापुर। यहाँ दुनिया भर से पैसे, सामान और लोगों का खुलकर आना जाना होता है। इसे कहते हैं हाई ग्लोबल इंटीग्रेशन। और दूसरी तरफ है क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था, जैसे उत्तर कोरिया। एकदम बंद दरवाजे। यहाँ बाहरी दुनिया के साथ लेन देन पर बहुत सख्त पाबंदियां होती हैं। तो हमने माइक्रो से लेकर मैक्रो तक, प्राइमरी सेक्टर से लेकर टॉप लेवल सिस्टम्स तक सब कुछ देखा। ये सारी जटिल परतें मिलकर ही ग्लोबल मंच का निर्माण करती हैं। अब इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहती हूँ, इन सारे सेक्टर्स और प्रणालियों के तराजू पर तौलने के बाद आपको क्या लगता है, आपका अपना देश इस विशाल और लगातार बदलते ग्लोबल नेटवर्क में बिल्कुल सटीक रूप से कहाँ फिट बैठता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।